हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि पिछले साल पेपर में आए थे, है ना। तो ये क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, और ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर से आया है। वो पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो उस टॉपिक में ना, उस चैप्टर में टॉपिक्स ही हैं अलग अलग, कि जब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है। तो आपको पता है जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो दो चीजें मिलेगी हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में मिलता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो हमें ये फॉर्मेट याद रखना है, और इस फॉर्मेट से ही ये क्वेश्चन जो है हमारा हो जाने वाला है। मतलब जिंक भी क्या है, जिंक भी तो एक मेटल ही है। अगर जिंक जो है वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखो। जिंक मेटल हो गया, और एसिड, एसिड कौन सा ले ले हम यहाँ पे, दिया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है हमें, HCl लेना है। तो जिंक जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पता है सॉल्ट बनेगा। मतलब ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अगर किसी को नहीं पता कि यहाँ क्या बनने वाला है तो आप क्या करो, पहले हाइड्रोजन लिख लो। जैसे हाइड्रोजन मतलब यहाँ से H निकालोगे तो यहाँ सिर्फ Zn और Cl ही तो बचेगा। उन दोनों को एक साथ लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये इसी फॉर्मेट पे था। जिंक के बदले कोई और भी मेटल आ सकते हैं, आपको देखना होगा। अच्छा, ये कभी कभार ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बन जाएगा, कि मान लो कभी कभार आपको ये सोडियम दे दे, ऐसा दे दे आपको, यही जिंक अगर बोल देता कि सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, NaCl के साथ, तो फिर ये क्या होगा आपको पता है, ये यहाँ पे ZnCl2 नहीं बनेगा। ये जो है वो ZnCl2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो सोडियम है वो इस जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है सोडियम को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। आई बात समझ में? लेकिन हमें यहाँ से देखना है कि ये एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में देखना है कि जब कभी भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये देखना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होने वाला है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है ना। तो क्या बनेगा, देखो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब कभी भी हम हीट करेंगे तो ये तीन अलग अलग मॉलिक्यूल या कंपाउंड में टूटेगा। किस किस में टूटेगा? पहले तो ये टूटेगा सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3। और किस में टूटेगा? वाटर में, H2O। और किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2। तो ये है इसका प्रोडक्ट, कि जब कभी भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाए तो ये जो है इन तीनों प्रोडक्ट में टूटेगा। और आप यहाँ से देख के बता भी सकते हो कि ये, अगर हम फर्स्ट चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप यहाँ से वो भी रिवाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो, एक कंपाउंड जो है वो सिंपलर कंपाउंड में टूट रहा है। एक मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा सिमिलर कंपाउंड में जब भी ब्रेक होती है तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए कह रहा है ना, ये रिएक्शन सिंपल बैलेंस हो जाएगा अगर यहाँ पे आप 2 लगा दो। तो देख लो हर जगह जो है ये बैलेंस है। ऊपर वाला कैसे बैलेंस होता है, देखो यहाँ जिंक एक है, जिंक यहाँ भी एक है, मतलब जिंक तो बैलेंस ही है। क्लोरीन यहाँ पे एक है, क्लोरीन यहाँ पे दो है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये जिंक क्लोराइड हो गया। अब इधर 2 लगाओगे तो देखो बाकी सब जो है बैलेंस हो गया। तो आपको यही देखना था। कॉन्टेक्स्ट क्या निकला इसका, कि जब कभी भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? यहाँ पे जिंक के बदले कोई और भी होता, मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम होता, और यहाँ होता हाइड्रोजन क्लोराइड, और फिर पूछता हमसे क्या बनने वाला है, फिर यहाँ भी वही सॉल्ट बनेगा MgCl2, और हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। देखो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। Mg तो पहले से ही बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो। ये पीएच के बारे में पूछ रहा है। ये एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर से ही है, और ये पूछ रहा है पीएच के बारे में कि पीएच क्या होता है। देखो, पीएच का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
अच्छा, ये होता क्या है, ये एक तरीके का क्या है ना, इंडिकेटर है। पता है आपको, पीएच स्केल पता होगा। पीएच स्केल में वैल्यू कितनी से कितनी तक होती है? 0 to 14। कितना? 0 to 14, है ना। अब देखो, यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम, और यहाँ पे ले लेते हैं हम 7। अब देखो, 7 to 14 क्या होता है? बेस होता है ना। और 1 to या 0 to 7 क्या होगा बताओ? 7 तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल लिख लो आप यहाँ पे। तो 1 to 6 में क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, तो ये बताता है। और यहाँ से एक भी देखा था हमने कि मान लो जो एसिड है, एसिड वो उतना जितना कम वैल्यू में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सब तो एसिड का ही रेंज है ना। लेकिन इसमें जो जितना कम होगा, अगर आपसे पूछे कि बताओ कि एक्स एसिड है और एक एसिड वाई है, एक्स का जो पीएच है वो है 2, और वाई का जो पीएच है वो है 4। तो इन दोनों में बताओ ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा? तो यहाँ पर अगर स्ट्रांग की बात करेंगे तो एक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा वाई से, क्योंकि इसकी पीएच कम है। लेकिन अगर बेस के बारे में पूछे आपसे, ऐसा ही बेस दे दे कि मान लो एक बेस है एक्स, उसकी पीएच है 8, और दूसरी बेस वाई है और उसकी पीएच है मान लो आप 13। तो यहाँ से पूछे आप कि बताओ कि कौन सा इसमें बेस स्ट्रांग होगा, तो ध्यान रखना है, बेस में जितनी ज्यादा पीएच वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस। तो यहाँ जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर होगा, वाई वाला। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसे देखना था, ये पीएच वाले टॉपिक से था। अब क्या पूछ रहा है वो? अब पूछ रहा है कि जो पीएच है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो कंडीशन है, एक है टूथ डीके और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। देखो, टूथ डीके पता ही है आपको, ये क्या होता है? देखो, हमारे ना जो teeth हैं, ये लगभग 3 4 तरीके के होते हैं, पता है ना आपको, पहले पढ़े होगा अपने बचपन में। एक होता है इनेमल, इंसीजर, है ना। फिर क्या होता है? कैनिन, मोलर, प्री मोलर। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब जो है हमारे टीथ के अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देखो, जो टूथ दिखे देखोगे ना, वो क्या है ना कि जो हमारा माउथ है उसका जो पीएच है, पीएच वो कितना रहता है? मेंटेन रहता है 6.8 के सराउंडिंग्स में। अब जैसे ही इससे ज्यादा हुआ तो बेसिक होगा, और इससे कम हुआ तो एसिडिक होगा। अच्छा, एसिडिक में क्या है ना कि जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं ना उसको, तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, हमारे दांतों में जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो कोई भी फूड ऐसा है जो दांतों में फंसा रह गया, उसके ऊपर वर्क करके बैक्टीरिया क्या करता है, उस फूड पे वर्क करके एसिडिक मीडियम बना देता है। कैसा मीडियम बना देता है? एसिडिक। जो हमारा माउथ है उसका कंडीशन कैसा बना देता है? एसिडिक। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जनरली 6.8 रहता है हमारे माउथ का पीएच, लेकिन जैसे ही ये अगर 5.5 पे आया, पता है, ये बैक्टीरिया जो है वो एसिडिक बनाने वाला है। एसिडिक बनाएगा तो पीएच क्या होगा? लोअर हो जाएगा। और जैसे ही 5.5 पे आया या उससे कम आया, तो जो हमारे जो टूथ का जो पोर्शन था इनेमल वाला, वो क्या हो जाएगा? वो एक तरीके से हम बोलते हैं इसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर और हम क्या कह सकते हैं, वो डिटोरिएट होने लग जाएगा, या फिर ये क्या होने लग जाएगा? ये डाइजेस्ट होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इनेमल वाला जो पोर्शन है वो खराब होने लग जाएगा। तो ये यहाँ से देख रहे हो कि पीएच का कितना इंपॉर्टेंट है हमारे टूथ डिकेइंग में। खराब हो जाएगा अगर इनेमल का जो अगर पीएच जो है वो 5.5 से कम आया, तो हमारा जो इनेमल वाला पोर्शन है वो दांतों का खराब होने लग जाएगा, और वो डिजॉल्व हो के खराब हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इससे क्या हो जाएगा? दांतों का सड़ना ही तो होता है टूथ डिके। तो मतलब ये पीएच के कम होने की वजह से टूथ डिके जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे दांत के लिए कि पीएच कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है? सेल्फ डिफेंस दिया है। क्या दिया है? सेल्फ डिफेंस बाय, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। देखो, कुछ जो हमारे एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि बी, एंट, ये सब क्या करता है, अपने बाइट में एसिड इंजेक्ट कर देता है। क्या इंजेक्ट कर देता है? एसिड इंजेक्ट कर देता है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड।
अब फॉर्मिक एसिड जैसे इंजेक्ट करेगा तो पता है अब उससे इरिटेशन होने लग जाएगी बॉडी में, जिस पोर्शन में भी उसने बाइट करा है उसमें इरिटेशन होने लग जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगा। तो उसका क्या ऑप्शन है, हम क्या करते हैं उस पोर्शन में एसिड है तो एसिड के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए, एसिड के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए हम क्या देते हैं वहां पे, बेस अप्लाई कर देते हैं। क्या, बेस। हमारे घर में भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि पता है ये जो साबुन होते हैं, सोप, इसके बाद जो पेस्ट होता है कॉलगेट वगैरह, है ना, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। तो उस पोर्शन पे अगर हम ये सब चीजें अप्लाई करें तो हमें थोड़ा बर्निंग सेंसेशन कम फील होता है। क्यों? क्योंकि देखो, एसिडिक फॉर्मिक एसिड तो एंट ने इंजेक्ट करा था, हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, बेस। अब एसिड और बेस मिलके क्या बन गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाता है ना, ये सॉल्ट बन जाता है ना, सॉल्ट। सॉल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, और ये न्यूट्रल मतलब ये यहाँ 7 पे आ जाता है। तो ये था हमारा पीएच का इम्पोर्टेंस, दोनों ही कंडीशन में हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से है। यहाँ पूछ रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स। देखो, व्हाई इज रोस्टिंग नेसेसरी, ठीक है। सल्फाइड ओर से कह रहा है कि उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो मेटल जो है वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। मेटल कैसे कैटेगरी के होते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं जनरली। एक तो होता है हाई रिएक्टिव, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है लो रिएक्टिव मेटल, है ना। और लो रिएक्टिव मेटल कुछ जैसे हम जिंक वगैरह हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब लो रिएक्टिव मेटल है। तो इन लोगों का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो उसके सल्फाइड ओर्स में से होते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। जैसे ये कभी भी जिंक हमें जिंक के फॉर्म में नहीं मिलेगा। जिंक जिंक किस फॉर्म में मिलेगा, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो है जिंक सल्फाइड का जो ओर है, इससे हमें जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। जिंक को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और इसी प्रोसेस को हम जो करते हैं वो रोस्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग। देखो, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है वो देखो आप, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। देखो ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या किया जाता है, जो हमारे ओर्स है ना, जैसे जिंक सल्फाइड है ना, और ये बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी मिले होंगे ना इसमें, पता ही है आपको। एटमॉस्फेयर में है तो इसके साथ डस्ट होंगे बहुत सारा, है ना, कुछ सॉइल्स होंगे, सैंड होगा, समझ लो कुछ माइक्रोब्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये फुल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में मिलेगा। तो पहले क्या कर देते हैं, हम इसको वाटर में ले आते हैं, है ना। जैसे मान लो इसमें वाटर है, और हम क्या करेंगे, इसमें जिंक सल्फाइड को रख देंगे। क्लियर है क्या, जिंक सल्फाइड को हमने इसमें रख दिया। तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, इसके ऊपर जितने भी इम्प्योरिटीज है वो वाटर में डिजोल्व होकर के रह जाएंगे। कहाँ पे, और इसके अंदर से थोड़ा सा प्योर होकर के निकलेगा ये जिंक सल्फाइड। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड, वो वही है जिसमें हम क्या करते हैं, ओर्स को वाटर में डिजोल्व करके उसके अंदर का इम्प्योरिटीज वाटर में ही रख देते हैं, और ओर्स को थोड़ा सा प्योर करके ले आते हैं। अभी भी ये प्योर फॉर्म में नहीं है, आगे भी हम इसके प्रोसेस करने वाले हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है रोस्टिंग। क्या होता है, रोस्टिंग। देखो, रोस्टिंग पता ही होगा आपको। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो ओर्स जो हम जिसको हमने कंसंट्रेशन से निकाला था, उस ओर को क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई हीट देते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हीट करते हैं उसको। तो फिर क्या हो जाता है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में टूटेगा। ऑक्साइड का फॉर्म मतलब जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो अभी भी ये ऑक्साइड के फॉर्म में है, अभी भी ये प्योर नहीं है। रोस्टिंग समझ आ गया, पहला कंसंट्रेशन किया था हमने जिसमें क्या किया था, उस ओर्स को वाटर में डिजोल्व करके उसके इम्प्योरिटीज को निकाल लिया था। फिर हमने रोस्ट करा इसका, रोस्ट कैसे करा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत हीट किया इसको। फिर ये जो ओर्स है वो सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवा लेंगे, इसका रिडक्शन करवा लेंगे। कैसे रिडक्शन करवाएंगे वो देखो, रिडक्शन तो पता ही होगा आपको। ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन देंगे,
कार्बन क्या है ना, कार्बन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जो दूसरे कंपाउंड को का रिडक्शन करवाए या रिड्यूस करवाए, उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, जिंक ऑक्साइड का क्या होने वाला है यहाँ पे, रिडक्शन होने वाला है। अच्छा, रिडक्शन बताया था आपको पहले भी, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन या तो ऐड कर दो आप हाइड्रोजन, या फिर रिमूव कर दो आप, रिमूव क्या करने वाले हैं हम, ऑक्सीजन। इन दोनों प्रोसेस में से कोई सा भी प्रोसेस हो जाए तो हम बोल देंगे कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो, सिंस कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कार्बन इसका रिडक्शन करवाने वाला है। रिडक्शन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन तो कहीं से उड़ के आएगा नहीं, मतलब ऑक्सीजन रिमूव होने वाला है ना। तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो ये आ गया जिंक, और प्लस ये CO। अब हमको ये जिंक मिल गया जो हमें चाहिए था। समझ आया आपको? तो यही था कि इस तरीके से हम सल्फाइड ओर से, कौन से ओर से, सल्फाइड ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। 3 स्टेप इन्वॉल्व था इसमें। पहला था कंसंट्रेशन, दूसरा था रोस्टिंग, और तीसरा हमने इसका करवा लिया रिडक्शन। और इस तरीके से हमने क्या किया, इसको प्योर फॉर्म में ले आया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोजन, है ना। ये कोरोजन क्या है, और हमको कोरोजन में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो भी देखना है। देखो, कोरोजन क्या होता है ना, जब धीरे धीरे क्लोजन, देखो दो यहाँ पे टर्म्स पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है रस्टिंग, और एक क्या पढ़ते हैं हम, कोरोजन, है ना। देखो, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन में मेटल जो है, मेटल वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है ना। स्लोली क्या होने लगता है, वो खराब होने लग जाता है, वेस्ट बन जाता है वो। कैसे? क्योंकि जब क्या होगा, कोई भी मेटल बार बार दो चीजों के कांटेक्ट में आएगा। किस किस के कांटेक्ट में, एक ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में मिले या वेपर के फॉर्म में मिले, है ना, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भी कोई भी मेटल आएगा तो उसमें स्लो चेंज होने लगेंगे, और स्लो चेंज अच्छा चेंज नहीं होगा उसके लिए, वो खराब होने लगेगा धीरे धीरे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोरोजन। समझ आया क्या? अब यहाँ पे क्या होता है कि ये कह रहा है कि रस्टिंग। देखो, कोरोजन याद रखना, कोरोजन जनरली कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का, जिसमें धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। दोनों बहुत सिमिलर है, ध्यान रखना है आपको, दोनों से ही हम बहुत सारे प्रोसेस करके उसको बचा सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको। दूसरा क्या है, रस्टिंग। रस्टिंग भी सेम प्रोसेस है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंट में जब कभी भी कोई मेटल आएगा तो वो खराब होने लग जाएगा। तो ये है रस्टिंग। अब रस्टिंग में क्या है ना, देखो कि मान लो हमारा है आयरन, कोई आयरन है, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ रहा है, और कुछ जो है इसके साथ वाटर भी ऐड हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये बना लेगा Fe2O3 प्लस H2O। देखो, वाटर कितना होगा वो किसी को नहीं पता, कितना एटम भी आ सकता है, कितना मॉलिक्यूल भी आ सकता है, सॉरी उसका, है ना। तो देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, मतलब x के बदले 5, 10, 20, कितना मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, उतना ही मॉलिक्यूल्स उसको चाहिए। कोई फिक्स नहीं है कि 5 मॉलिक्यूल ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, याद रखना है आपको। तो Fe2O3 डॉट XH2O। तो देखो, ये जो है ना Fe2O3, यही है रस्ट। ये क्या है, रस्ट। ये केमिकल चेंज है। क्लियर है क्या? तो ये था रस्टिंग। आपको याद रखना है कि देखो, रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में तो नहीं है बट फिर भी समझना चाहिए कि रस्टिंग को हम बहुत मेथड से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला जो सबसे सिंपल मेथड है उसको क्या कर लो आप, पेंटिंग कर लो। क्या कर लो, पेंटिंग। मतलब अगर ये आयरन है और इसके ऊपर आपने कोटिंग कर दिया पेंट का, इसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया, है ना, पेंटिंग कर दिया, तो क्या होगा, ये आयरन रस्ट नहीं, रस्ट में रस्टिंग नहीं होगी इस आयरन की। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई भी ऑक्सीजन या वाटर इसके कांटेक्ट में जाना चाहेगा तो वो पहला लेयर उसको जो मिलेगा वो पेंटिंग का मिल जाएगा। आयरन तो अंदर है, इसके वजह से इसकी रस्टिंग नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि पहले जो हमारे पास साइकिल थी, उस साइकिल के चेन में हम क्या करते थे, ऑयल अप्लाई करते थे, ग्रीस बोलते थे जिसको। अभी भी जो बहुत सारे मशीनरी होते हैं उसमें क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। वो क्या करता है, उसको लुब्रिकेट कर देता है। क्या करता है, लुब्रिकेट कर देता है। और लुब्रिकेट करने से क्या होगा, कि लुब्रिकेट करने से क्या होगा कि वो अगेन, अब मान लो कि ये कोई चेन है ना, आयरन का, इसके ऊपर जैसे ग्रीसिंग की जाएगी तो
आउटर लेयर जो है ना वो ग्रीस का हो जाएगा, ऑयल का हो जाएगा, तो फिर भी क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट है वो डायरेक्ट ये अंदर जो मेटल है उस पे नहीं जा पाएगा। तो ये सब देख सकते हो। एक गैल्वेनाइजेशन भी होता है, उसमें क्या करते हैं हम, जो जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं हम आयरन के ऊपर, तो वहां भी जो है वो कुछ हद तक रस्टिंग से बच जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, होमोलोगस सीरीज। देखो ये एमसीक्यू करवाया था, उसमें भी आया था, मतलब ये जो होमोलोगस सीरीज है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ना होगा। ये बार बार मैंने बताया आपको कि होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला क्या है सिंबल, कि ये CH2 से डिफरेंस होंगे, इसमें जो भी सक्सेसिव कंपाउंड होंगे वो CH2 का डिफरेंस होगा, है ना। तो और पूरा है कि जनरल फार्मूला क्या होगा अल्केन का, अल्केन पता है आपको, पहले अल्केन ही देख लेते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर इसकी अगर आप देखोगे, फर्स्ट तीन कह रहे हैं ना, ठीक है, फर्स्ट तीन में आप पहला हो जाएगा इसका CH4, दूसरा क्या हो जाएगा C2H6, और तीसरा क्या हो जाएगा C3H8। तो ये फर्स्ट थ्री मेंबर है अल्केन फैमिली का। क्लियर है? ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज को हम देखते हैं थोड़ा। देखो, होमोलोगस सीरीज के ना बहुत सारे एक तरीके से कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन है। मान लो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इथेनॉल, है ना, इथेनॉल। इथेनॉल में क्या हो रहा है, इथेन है और एल्कोहल है ना, एल्कोहल है। देखो इथेन मतलब C2H5OH, और एल्कोहल मतलब OH। यहाँ से एक H को आप रिप्लेस कर दो तो क्या बनने वाला है, C2H, ओहो, इथेन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने सीधा इथेनॉल ही लिख दिया। कोई बात नहीं, आप ये भी समझ सकते हो कि जो इथेनॉल है हमारा वो बना कैसे होगा। ऐसे देखो, जब ये इथेन में है ना, किसमें, इथेन में, ये वाले इथेन में C2H6 में OH मिला होगा तो क्या बनेगा, C2H5OH। ये इथेन है, मतलब इसके फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। तो जो होमोलोगस सीरीज होगा वो इसके नेक्स्ट वाला होगा, तो उसमें कैसे बनेगा, C3H7OH। इसका नेक्स्ट क्या होगा, C4H9OH। यहाँ क्या देख रहे हो आप कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो तीनों में क्या है, सेम है। तो अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो होमोलोगस सीरीज उसी को कहेंगे कि पहला तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है क्या? दूसरा, किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये देखना था आपको। यह है होमोलोगस सीरीज, देख लो यही इधर लिखा हुआ है कि होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड में क्या होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये OH का बात जो मैंने बताया आपको। दूसरा क्या होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो एक और देखा था आपने कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में ऐड हो जा रहा है तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, उस कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। जैसे ये CH4 है, तो अभी इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगे, लेकिन जैसे इसके पास OH मिलेगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH। अब इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, इसके जो अब केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ आया क्या? तो ये क्या कर देता है, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है। क्लियर है? अब देखो इसके जितने भी होमोलोगस सीरीज होंगे, अब देखो इसका अगला क्या होगा, C2H5OH। तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप OH है, मतलब इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा। यही आपको ये पॉइंट बता रहा है ना। सेम जनरल फॉर्मूला ये तो दिखा दिया मैंने आपको। और ये डिफर किससे होते हैं, CH2 से। क्लियर है क्या? देखो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होते हैं, तो चेंज किस में आएगा, फंक्शनल ग्रुप ऐड होने से। देखो अगर आप देखोगे तो ये है आपका मिथनल, है ना, CH3OH। ये क्या है, मिथनल। C2H5OH ये क्या है, इथेनल। C3H7OH ये क्या है, प्रोपेनल। तो देखो सब में OH 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 है, मतलब सबके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगे, तो बदलेगा क्या, बदल जाएगा
फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन का चेन ना लंबा होते जा रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे 7 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 5 ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ही था। तो याद रखना है, होमोलोगस रिज, अगर होमोलोगस रिज में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। कब? जब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होगा तो। लेकिन जब उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, इन सब में चेंज आएंगी थोड़ी सी, है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबका क्या होगा, सेम होगा, अगर वो सेम होमोलोगस सीरीज को फॉलो कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। किसका पूछ रहा है वो? मीथेन का है। बहुत सिंपल है, पता है आपको। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसका अगर हमें बनाना है तो एक इधर ले लो आप, एक इधर, एक इधर, एक इधर, है ना। और हाइड्रोजन लगाओ हर जगह। हाइड्रोजन का भी अपना एक होगा, ठीक है। यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। क्लियर है क्या? तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो कैसा है, अब डॉट में ही बना लेते हैं। C, इधर भी 2H, इधर भी H, ये H, और ये H। तो ये जो है हमारा, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, मीथेन का। हाँ। नेक्स्ट क्या है, वायर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड पहले बोलते हैं किसको है, ये तो पता ही होगा आपको। कोवेलेंट कंपाउंड जब बनता है जब दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। जब लूज या फिर गेन करके बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, है ना। देखो, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो शेयर करके बनेगा, मतलब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो बहुत वीक होगा। आयनिक का क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और क्या, और क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो, जो यहाँ पे ये बनेंगे, तो अगर ये लूज गेन किया ही नहीं, मतलब अगर जैसे मान लो कि ये है हमारा सोडियम, है ना, ये सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये सोडियम प्लस आया ना, चार्ज आया ना, मतलब आयंस आया ना, इसको आयंस बोलते हैं हम, चार्ज बोलते हैं। जब ये तभी बना ना जब इसने लूज किया। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवा लिया, है ना, तो ये क्या बन गया, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज आ गया। लेकिन जब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन का लूज गेन हो ही नहीं रहा है तो इस पे कोई भी आयंस नहीं होगा, यहाँ कोई भी आयंस नहीं होगा। अब आयंस होगा नहीं, फिर ये इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो करंट को कंडक्ट कौन करवाएगा, क्योंकि करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट कौन करवाता है, हम फ्लोइंग ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी करंट बोलते हैं किसको है हम, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, है ना, फ्लोइंग ऑफ चार्ज। अब कोई चार्ज है ही नहीं तो फ्लो कौन करेगा, समझ रहे हो। इसीलिए ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ तो आयंस होता है, तो ये क्या करेगा, कंडक्शन का काम करेगा। आई बात समझ में, तो ये कंडक्टर का काम करेगा। तो पहला ये है कि ये क्यों नहीं करते, क्यों होते पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना है इसका कि इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर ये इसीलिए होते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी आयंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट को रिक्वायर करता है। समझ आया? तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर का है। देखो एज इट इज आया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। ये सीधा रिएक्शन आ गया आपके सामने। ये क्या है, 2AgCl ब्रेक हो रहा है 2Ag में और Cl2 में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये कौन सा रिएक्शन है, सिंपल है। एक कंपाउंड दो सिंपल एलिमेंट में ब्रेक हो रहा है, मतलब जब एक टूट के दो बने तो ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, जिंक जो है, जिंक वो कॉपर सल्फेट को के साथ रिएक्ट करके इसमें से जिंक सल्फेट बना करके और कॉपर को ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। देखो सिंपल सा बात है, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे तो जो टॉप पे आएगा वो पोटेशियम, सोडियम, ऐसे करके आता है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर आएगा जिंक और फिर कॉपर उसके नीचे। मतलब जो नीचे आता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव, और ऊपर वाला हाई रिएक्टिव।
तो हाई रिएक्टिव क्या कर देता है, लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, देखो ये जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको देखना होता है, बाकी इजी क्वेश्चन तो आते हैं सब, तो आप अच्छे से अगर कर लो अभी भी तो इनफ नंबर स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री में दो तीन चीज अगर आप कर लो, जैसे आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। अगर वैलेंसी आपको पता रहेगा, सिंबल पता रहेगा, तो आप फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिएक्शन वाला वो सब कर लोगे। इसके साथ साथ बोनस में जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, जो क्वेश्चन के बारे में पढ़ा भी नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आप कर सकते हो उसको सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे का क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे।